नेक्स्ट है सामाजिक श्रेणीबद्धता। परंपरा भारतीय सामाजिक संरचना को इतना अधिक प्रभावित करती है कि अनेक विद्वानों ने हिंदू सामाजिक संगठन को विश्व की सर्वाधिक सामाजिक अक्षमता वाली संरचना कहा है। भारतीय सामाजिक संरचना में श्रेणीबद्धता के प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था शाब्दिक दृष्टि से वर्ण का अर्थ रंग से लिया जाता है, इसलिए कुछ विदेशी विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को प्रजाति पर आधारित रंग भेदभाव की व्यवस्था कह डाला। उनके अनुसार श्वेत वर्ण के लोग ब्राह्मण, ताम्र वर्ण के लोग क्षत्रिय, पित्त वर्ण के लोग वैश्य और श्याम वर्ण के लोग शूद्र कहलाए। परंतु यह भ्रामक विचार है। साहित्य दृष्टि से वर्ण का अर्थ ग्रहण करना अथवा धारण करना भी है। अपनी जन्मजात रुचियों, क्षमताओं व रुझानों के आधार पर व्यक्ति जिस कर्म क्षेत्र को धारण करता है वही उसका वर्ण होता है। दूसरा है जाति व्यवस्था। भारतीय सामाजिक श्रेणीबद्धता का दूसरा मौलिक जाति व्यवस्था है। जाति व्यक्तियों की एक श्रेणी है जिसमें सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है। सामान्यतः जिस जाति में जन्म लेता है उसी में मृत्युपर्यंत जीवन व्यतीत करता है और इसके दो अन्य प्रमुख लक्षण भी हैं। एक है अंतर्विवाही होती है, अर्थात व्यक्ति का विवाह अपनी जाति में ही हो सकता है, और दूसरा इसमें सांसारिक शुद्धता का विचार भी लागू होता है। फिर नेक्स्ट है पुरुषार्थ। भारतीय सामाजिक संरचना विशेषतः हिंदू सामाजिक संरचना में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का बात हमने अभी कर ही ली है, वह तो मानव आचरण की संहिता है। धर्म में मनुष्य और पशु को एक दूसरे से पृथक करने वाला तत्व होता है। मोक्ष को हमेशा अंतिम लक्ष्य माना गया है जो इसे सांसारिक सामाजिक जीवन के उपरांत प्राप्त होता है। अर्थ और काम, इसको हमें समझना है कि अर्थ से आश्रय व्यक्ति की भौतिक क्रियाओं से है जो धन उत्पादन और उपभोग से संबंधित है। व्यक्ति को धन से दूर नहीं भागना है क्योंकि वह साधन के रूप में खुद व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व है। धन के लिए आवश्यकता अनुसार धन का उपार्जन और उपभोग होना चाहिए। इसी भांति काम से आश्रय व्यक्ति की कॉमन भावनाओं एवं वासनाओं से है। ललित कलाओं का जन्म इसकी प्रेरणा से ही होता है। काम एक विस्तृत अवधारणा है जो निश्चित रूप से मैथुन तक ही सीमित नहीं है। भारत के आचार्यों ने धर्म के मार्गदर्शन के लिए धर्मशास्त्र लिखे, अर्थशास्त्र की रचना की, तो काम भी उपेक्षित विषय नहीं रहा है। महर्षि वात्स्यायन ने विश्व प्रसिद्ध कामशास्त्र की रचना की थी। इन 4 पुरुषों के संदर्भ में ये तथ्य उल्लेखनीय है कि धर्म और अर्थ दो साधन मूल्य है और काम तथा मोक्ष साध्य है। अंतिम दोनों में भी मोक्ष परम साध्य है। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। आश्रम से आश्रय किसी विश्राम स्थल या ठहरने की जगह से नहीं है। वास्तव में मानव के समस्त जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन की औसतन आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 के 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की तैयारी से संबंधित है और गुरुकुल में संयमित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है। शिक्षा, प्रशिक्षण, दीक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु के उपरांत आरंभ होता है। यहाँ व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसी में व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है और जीवन के 50 वर्ष बीतने पर उसमें प्रवेश किया जाता है। यहाँ अपना कार्यभार योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप कर गृहस्थ के मुख्य केंद्र से हट जाए और वास्तव में गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति की क्रियाएं एवं चेष्टाएं बाहर की ओर थी। वह सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में लगा था, अर्थात वह परावर्तित के मार्ग पर चल रहा था। अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है, जहाँ पर वह समस्त क्रियाओं को पूर्ण करके अपने सांसारिक नाते रिश्ते समाप्त करके आता है और व्यक्ति की आत्मा इन सभी नाते रिश्तों के रहस्य को समझ चुकी होती है। सन्यासी का कोई अपना नहीं होता और सन्यासी सबका होता है। नेक्स्ट है कर्म तथा पुनर्जन्म। हिंदुओं में आत्मा को अमर मान लिया गया।
तथा ये विश्वास किया जाने लगा कि आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले ही निश्चित कर लेती है कि उसे किस जीवन में प्रवेश करना है। यह प्रवेश व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप निर्धारित होता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्मों का फल हर व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है और वह अपने कर्मों का फल भोगते हुए असंख्य योनियों से गुजरता है और कर्मों के अनुसार ही शरीर को प्राप्त करता है। इसीलिए हिंदू धर्म में अच्छे कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कार। वैदिक युग से ही संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है और हमारे संस्कार से अभिप्राय है शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व वैदिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, जिससे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। यद्यपि संस्कारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, फिर भी संस्कारों में व्यक्ति को समाज व परम से जोड़ा गया है और हिंदुओं में तो संस्कार गर्भाधान से आरंभ होकर मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्कारों से आत्मा या अंतःकरण शुद्ध होता है। नेक्स्ट है पितृसत्ता। भारतीय सामाजिक संरचना प्रमुखतः पितृसत्तात्मक संरचना है, लेकिन कई जनजातियां या जातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। तथापि भारतीय सामाजिक संरचना के प्रवर्तक आर्य प्रमुखतः पितृसत्तात्मक थे और यही नियम मुख्य रूप से आज भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित किए हुए है। पितृसत्तात्मकता का अर्थ है परिवार में पिता की सत्ता होती है, संपत्ति भी पिता से पुत्र की जाती है और नाम भी पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। पितृसत्ता का नियम ही पुरुष प्रधानता का आधार है और इसमें पुरुषों का स्थान अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। नेक्स्ट है लिंग विभेदीकरण। यद्यपि यह मानव समाज की सार्वभौम और शाश्वत प्रक्रिया दिखाई देती है, तथापि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक परिस्थिति और कार्यों का विभाजन अत्यधिक सुस्पष्ट एवं शास्त्रगत है। अति प्राचीन वैदिक काल में स्त्री और पुरुष के बीच इतना सामाजिक भेदभाव नहीं था। स्त्रियों के भी संस्कार होते थे, लेकिन धीरे धीरे स्त्री और पुरुष के बीच में एक स्पष्ट विभाजन होने लगा और स्त्रियां अशिक्षित रह गई और वह अनेक अंधविश्वासों के शिकार हो गई। विधवा के लिए अनेकों कठोर जीवन की व्यवस्था की गई और उसका जीवन जीते जी नर के समान बन गया। लिंग विभेदीकरण की इस प्रक्रिया के कारण सती प्रथा और देश प्रथा का भी उदय हुआ था और आधी जनसंख्या अशिक्षित, कूपमंडूक, अंधविश्वासी, अबला व निरोग्य बन गई। नेक्स्ट है ग्राम प्रधानता। भारतीय सामाजिक संरचना का एक अन्य प्रमुख परंपरागत आधार ग्राम प्रधानता है। ग्रामीण समुदाय का आधार कृषि रहा है और जीवन के अनेक तीज त्योहार कृषि से ही संबंधित है। भारतीय सामाजिक संरचना को 3 स्तरों से समझा जा सकता है। प्रथम अभिजात संस्कृति, जो पढ़े लिखे वर्ग में शास्त्रों पर आधारित संस्कृति रही है। दूसरी नगरीय संस्कृति, जो शास्त्रीय संस्कृति के साथ साथ कुछ लोक संस्कृति के तत्व रखती है। और तीसरी ग्राम संस्कृति अथवा लोक संस्कृति। इसी संस्कृति का हिंदू समाज में बाहुल्य है। और अंतिम है पौराणिक गाथाएं एवं प्रतीक। हमारी भारतीय सामाजिक संरचना के परंपरागत आधारों में अंतिम आधार पौराणिक गाथाओं एवं प्रतीकों का है। रामायण और महाभारत वे महाकाव्य हैं जो अनेक पौराणिक गाथाओं के आदि स्रोत हैं। प्रत्येक त्योहार, व्रत आदि के साथ लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। गांव-गांव में उनका प्रसार है और इसी भांति देवताओं में शिवलिंग, गणेश, शालिग्राम, नरसिंह अवतार एवं अनेक देवियों की मूर्तियां अखिल भारतीय स्तर पर पाई जाती हैं। उनका पूजन त्योहार के रूप में सार्वजनिक रूप से होता है और इष्ट देव के रूप में परिवारों में भी पूजा होती है। ये देवता व्यक्ति, परिवार और समाज का कल्याण करने वाले हैं तथा दुखों से उनकी रक्षा करते हैं। इसी भांति ओम, सत्या, नवग्रह भी भारतीयों के धार्मिक प्रतीक हैं और उनका विशिष्ट अर्थ है। सामाजिक प्रतीकों में पुरुष के लिए चंदन और तिलक तथा नारी के लिए बिंदी जैसे सिंदूर, चूड़ियां और बिछुए महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इस तरह से हमारी भारतीय सामाजिक संरचना में विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं और हमारी भारतीय सामाजिक संरचना जैसे प्राचीन विभिन्नतापूर्ण संगठन के लिए तो
यह बात अक्षरशः सत्य है। फिर भी हम इसके और भारतीय लक्षण जो कि हमारे समकालीन हैं उन्हें भी अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।